Most welcome in this session. In this video, we shall discuss the most important questions of educational research. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक अनुसंधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एनटीए नेट जेआरएफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स व्हिच हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यदि शून्य परिकल्पना असत्य है तो कौन सी परिकल्पना को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन ए पॉजिटिव हाइपोथेसिस, सकारात्मक परिकल्पना। ऑप्शन बी नेगेटिव हाइपोथेसिस, नकारात्मक परिकल्पना। ऑप्शन सी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना। ऑप्शन डी नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। जब हमारी शून्य परिकल्पना असत्य है तो हम वैकल्पिक परिकल्पना या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सी आपका होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इंफॉर्मेशन इज जानकारी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डाटा, इनपुट डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा या रॉ डेटा। तो हमारा जो होता है इंफॉर्मेशन या सूचना जो होती है वो क्या होती है? वो होती है एक प्रोसेस डेटा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, शोधित आंकड़े। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, अल्फा एरर इज एसोसिएटेड विद। अल्फा त्रुटि संबंधित है टाइप 1 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 2 एरर, बोथ ए एंड बी। तो अल्फा एरर संबंधित है टाइप 1 एरर से, या टाइप 1 एरर को हम कहते हैं अल्फा एरर, टाइप 2 एरर को कहते हैं बीटा एरर। क्वेश्चन नंबर 25, द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन विच सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान। शोध प्रतिभागियों का विस्तार पूर्वक वर्णन शोध प्रक्रिया के किस भाग में किया जाता है? जब हमको कोई रिसर्च कंडक्ट करना होता है या कोई हम टॉपिक ऑप्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक कि कौन सा प्रोसीजर रहेगा, क्या हमारा सैम्पलिंग रहेगी, क्या सैम्पलिंग टेक्निक रहेगा, तो उसकी हम बात कहाँ करते हैं? उसकी बात हम करते हैं मेथडोलॉजी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा हमारा रिसर्च मेथड रहेगा, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं सैम्पल टेक्निक्स की, प्रोबेबल सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग, कौन से सैम्पलिंग के थ्रू हम अपने सैंपल को गैदर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज। शोध में वैज्ञानिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल्स, नए चरों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, तथ्य विश्लेषण में सुधार करना। ऑप्शन सी कन्फर्म ट्रायंगुलेशन, त्रिगुट सत्यापन करना। ठीक है। और हमारा ऑप्शन डी है इलिमिनेट स्पूरियस रिलेशन, मिथ्या संबंध को हटाना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो मिथ्या संबंध है उनको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट वेयर नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इज कॉल्ड एज। जिस बिंदु पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है उसे कहते हैं। वो बिंदु कौन सा होता है जहां पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है? क्रिटिकल वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू, रिजेक्शन वैल्यू या एक्सेप्टेंस वैल्यू। तो वो हमारा होता है ऑप्शन बी सिग्निफिकेंस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं सार्थक मान। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड इन MARC कार्ड। MARC में शब्द या अभिलेखों के संग्रह को क्या कहते हैं? वेबसाइट, डेटाबेस, प्रणाली, नेटवर्क। तो इसको हम कहते हैं डेटाबेस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और MARC का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज। न्यायदर्श, ठीक है, सांख्यिकी या प्रतिदर्शक के मानक विचलन को डैश किस रूप में जाना जाता है? पैरामीटर, प्राचल,
वेरिएंस एरर, प्रसरण त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर, मानक त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। तो इसको हम कहते हैं क्या? स्टैंडर्ड एरर, या हम बोलते हैं मानक त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल व्हाट वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू सी? एक गुणात्मक शोध प्रस्ताव में आप क्या देखने की उम्मीद नहीं करेंगे? रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न, रिसर्च एम, शोध का उद्देश्य, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, ऑपरेशनल डेफिनेशन। देखो, जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारी हाइपोथेसिस मेन होती हैं। अगर हाइपोथेसिस नहीं होगा तो हमारा रिसर्च आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस के बिहाफ पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस के बिहाफ पर हम अपने रिजल्ट निकालेंगे, फाइंडिंग निकालेंगे। और जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन भी रहेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन भी रहेंगी। तो यहाँ पर उम्मीद नहीं करेंगे हम हाइपोथेसिस की। क्वेश्चन नंबर 31, द फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू द अदर सिचुएशन? शोध के किस प्रकार के परिणामों का अन्य परिस्थितियों में सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर कहने का मतलब है वो कौन सा रिसर्च होता है जिसका जो रिजल्ट आता है उसको हम करंट टाइम में, वर्तमान समय में उसका जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक अनुसंधान, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक अनुसंधान, कॉजल कंपैरेटिव, कारण तुलना, एक्सपेरिमेंटल। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान है उसके जो परिणाम हैं उनका हम वर्तमान समय में सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द अजम्पशन मेड फॉर परफॉर्मिंग द हाइपोथेसिस टेस्ट विद टी डिस्ट्रीब्यूशन? टी वितरण के साथ परिकल्पना परीक्षण में क्या पूर्वानुमान लगाया जाता है? ऑप्शन ए, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन सिमेट्रिक, वितरण असामान्य है। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए कांस्टेंट वेरिएंस, वितरण में निरंतर भिन्नता है। ऑप्शन सी, द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट हैव ए कांस्टेंट वेरिएंस, वितरण में निरंतर भिन्नता नहीं है। ऑप्शन डी, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, वितरण सामान्य है। तो टी वितरण के साथ में परिकल्पना परीक्षण में जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो क्या है? ऑप्शन डी, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें में से कौन सा मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब फ्री का सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? उसकी बात की जा रही है यहाँ पर विंडोज़, ग्रीन स्टोन, लाइनेक्स और डी स्पेस। तो यहाँ पर विंडोज़ है वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, ठीक है। और जो नीचे के तीनों हैं वो आपके फ्री। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन ए नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड डिस्पाइट ऑफ बीइंग ट्रू इज नोन एज? एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है जो वास्तव में सही है, वो किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है टाइप 1 एरर, अल्फा एरर, ए टाइप 1 एरर। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अल्फा एरर या टाइप 1 एरर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट शुड ए रिसर्चर डू वंस ही और शी हैज डिफाइंड द प्रॉब्लम एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव? प्रश्न, एक शोधकर्ता की समस्या और शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करने के बाद क्या करना चाहिए? यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक रिसर्चर ने अपनी समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी फ्रेम कर लिया। अब उसके बाद उसको क्या करना है? अब उसके बाद उसको करना है डेवलप द रिसर्च प्लान। अब वो अनुसंधान योजना का विकास करेगा, किन किन स्टेप्स में उसको रिसर्च अपना कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वालिटेटिव रिसर्च इज एसोसिएटेड विद? गुणात्मक शोध का संबंध है ए स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, एक संरचनात्मक क्रियाविधि से। ऑप्शन बी, अनस्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबल एंड ओपन मेथोडोलॉजी, असंरचनात्मक, लचीले तथा मुक्त क्रियाविधि से। ऑप्शन सी, एम्फेसिस ऑन सैंपल साइज, न्यायादर्श के आकार पर जोर। ऑप्शन डी, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल, चरों के मापन में, ठीक है।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ए स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, एक संरचनात्मक क्रियाविधि से। ये गुणात्मक शोध की बात हो रही है, तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम किसी वर्क को कंडक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरह से हम किसी भी वर्क को कर देंगे जो हमारे लिए सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या एक स्ट्रक्चर होता है, उस प्रोसीजर को ही हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द क्रिटिकल रीजन इन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द टेस्ट इज नोन एज। एक क्रांतिक क्षेत्र समान रूप से वितरित है तो उस परीक्षण को कहते हैं। ठीक है, 0 टेल, 2 टेल, 1 टेल और 3 टेल। तो हम कहाँ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 2 टेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड डिस्पाइट ऑफ बीइंग फॉल्स इज नोन एज। अभी क्वेश्चन आपका तो टाइप 1 एरर का, अब आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर टाइप 2 एरर का। ठीक है, एक ऐसे शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है जो वास्तव में असत्य होती है के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बीटा एरर और टाइप 2 एरर। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ए सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम टू सर्च। सर्च इंजन एक डैश ढूंढने का प्रोग्राम है। तो सर्च इंजन क्या है, देखो सर्च इंजन है हमारा ऑप्शन डी, वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाई सर्च आइटम सर्च टर्म। ठीक है, निर्दिष्ट खोज शब्दों की सहायता से सूचना प्राप्त करने का वेब पृष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। शोध प्रक्रिया आरंभ करने का पहला कदम निम्न में से कौन सा है। सूचनाओं के स्रोतों की खोज, सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया, शोध के व्यापक क्षेत्र की पहचान। ऑप्शन डी, सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, समस्याओं के हल की खोज। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया फॉर रिसर्च। शोध के लिए व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, जिस एरिया में आपको रिसर्च कंडक्ट करना है या जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, किस में हेल्प करेगी, तो डिडक्टिव रीजनिंग आपकी हेल्प करेगी डेटा एनालिसिस में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर बात हो रही है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ठीक है, कौन सा गुण मात्रात्मक शोध से संबंधित है। ठीक है, तो मात्रात्मक शोध से संबंधित क्या है आपका, पहला हमारा दिया गया एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस मीनिंग एंड परसेप्शन एंड फीलिंग। तो यहाँ पर हमारा है जो ऑप्शन डी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। कवर मल्टीपल इश्यूज बट असेंबल्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, विभिन्न मुद्दों को लेता है परंतु आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करता है जो हमारे काम की होती है। क्वेश्चन नंबर 43, HTML इज सिमिलर टू वर्ड प्रोसेसिंग, स्क्रीन एडिटर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्च इंजन। तो जो हमारी HTML होती है वो क्या होती है, उसके थ्रू हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, वेब पेज को बनाते हैं। जो इंटरनेट पर हम वेब पेज ओपन करते हैं तो वो किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं आपकी जावा स्क्रिप्ट, HTML। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इन प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच वन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सार्थकता का उच्चतम स्तर है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर 0.001। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हाइल एक्सप्लोरिंग द पॉसिबल एरियाज टू लुक फॉर रिसर्च प्रॉब्लम इन द चूजन एरिया। चयन किए गए क्षेत्र में शोध समस्या का पता लगाने हेतु संभावित स्रोतों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। देखो यहाँ पर बात हो रही है जब हम किसी टॉपिक को, ठीक है, या किसी रिसर्च प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए वेरियस टाइप्स के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर पहला क्या है, देखो पास्ट एक्सपीरियंसेस और स्टडी, पूर्व अनुभव और अध्ययन, ये हमारी हेल्प करते हैं। जो प्रीवियसली स्टडी हुई हैं, रिव्यू लिटरेचर के थ्रू हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी,
कंसल्टेशन विद सीनियर्स एंड सुपरवाइजर, हम अपने सुपरवाइजर और अपने जो हमारे सीनियर होते हैं उनका भी हम गाइडेंस लेते हैं, वो भी हमको हेल्प करता है। ऑप्शन सी, द सजेशन फॉर नीडी रिसर्च, सोच समस्या के बारे में सुझाव। ठीक है, अब उपयुक्त कौन सा नहीं, उपयुक्त नहीं है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है आपका, उसका मतलब री राइट एंड टेक समवन एल्स रिसर्च प्रॉब्लम एज योर ओन, किसी और की शोध समस्या को फिर से लिखना और उसको अपनी शोध समस्या मान लेना या कट कॉपी पेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 46, सैम्पलिंग एरर इंक्रीज व्हेन बी, न्याय दर्श त्रुटि तब बढ़ती है जब हम न्याय दर्श के आकार को छोटा करते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डिक्रीज द सैंपल साइज। अगर हमको सैम्पलिंग एरर को इंक्रीज हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, सैंपल एरर को डिक्रीज करने के लिए हम उसकी जो सैम्पलिंग साइज है उसको बढ़ा देंगे तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा सैंपल साइज छोटा होगा तो सैम्पलिंग एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं एजुकेशनल रिसर्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए आपको थैंक यू। कोई सजेशन है फॉर इम्प्रूवमेंट तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।